चिंगारी भड़कने से पहले माहौल काफी तनावपूर्ण था। हाँ बिल्कुल जमीन जैसे तप रही थी, किसान वो भारी करों से परेशान थे, कारीगरों का रोजगार छिन रहा था सही। और सैनिक छावनियों में लगातार अपमान सह रहे थे। ऐसा लगता है कई बड़े और आपस में जुड़े हुए कारण थे। हाँ, स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि ये अलग अलग धाराएं कैसे आकर मिली। एक तरफ तो थी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, अच्छा। प्लासी यानी 1757 और फिर बक्सर 1764। इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने धीरे धीरे भारत के जो संसाधन थे उन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आए तो व्यापारी बनकर थे। हाँ बिल्कुल, व्यापार के बहाने आए पर धीरे धीरे शासक बन बैठे। जमींदारी व्यवस्था बदल दी, किसानों पर लगान का बोझ बेतहाशा बढ़ा दिया। दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी जो बढ़ती जा रही थी। और इसी में वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति यानी हड़प नीति का जिक्र आता है। ये तो जैसे आग में घी डालने जैसा था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस नीति ने तो कई भारतीय रजवाड़ों की नींव ही हिला दी। स्रोत के अनुसार जैसे झांसी, सतारा, नागपुर, अवध जैसी रियासतों को जब जब्त किया गया तो असर सिर्फ राजा या नवाब पर नहीं पड़ा। बिल्कुल। उनके साथ जुड़े हजारों लोग, सैनिक, दरबारी, आम जनता, सब पर असर पड़ा। अच्छा, ये बात है। हाँ, एक डर और गुस्से का माहौल बन गया। स्रोत ये भी बताता है कि ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, इसे लोगों ने अपनी पहचान और अपने सम्मान पर हमला माना। तो ये आर्थिक और राजनीतिक कारण तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन स्रोत सामाजिक और धार्मिक दखलंदाजी का भी जिक्र करता है। इसका क्या रोल था? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील पहलू था। अंग्रेज शासक कुछ सामाजिक सुधार भी ला रहे थे, जैसे सती प्रथा का अंत किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। हाँ, ये तो सुधार थे। आज हम इन्हें बिल्कुल प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन जैसा स्रोत बताता है उस समय के समाज के एक बड़े तबके ने, काफी लोगों ने इसे अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में सीधी दखलंदाजी समझा। अच्छा। हाँ, और साथ ही जो ईसाई मिशनरी थे, उनकी गतिविधियां, धर्मांतरण की कोशिशें, इसने भी लोगों के मन में ये डर पैदा कर दिया कि कहीं अंग्रेज उनका धर्म ही ना बदलवा दें। ये डर तो बहुत गहरा होता है। और फिर वो तबका आता है जो अंग्रेजी सेना की रीढ़ था, भारतीय सिपाही। उनके साथ जो बर्ताव होता था वो भी एक बड़ी वजह बना। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति के तौर पर दिखाता है। देखिए, भारतीय सिपाही संख्या में कहीं ज्यादा थे, युद्ध के मैदान में बहुत बहादुर थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। जैसे कि वेतन कम था, पदोन्नति के मौके तो समझिए न के बराबर थे, और अंग्रेज अफसरों का बर्ताव वो अक्सर अपमानजनक होता था। उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का महसूस कराया जाता था। और फिर ये सैन्य कारण, ये सारे असंतोष एक जगह जमा हो रहे थे। ये तो वाकई एक जैसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति लग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। गुस्सा और बेचैनी तो पहले से ही थी, लेकिन स्रोत बताता है कि जो एनफील्ड राइफल आई और उसके कारतूसों की अफवाह फैली, उसने चिंगारी का काम किया। वो चर्बी वाले कारतूस की बात। हाँ वही, जब ये बात फैली कि कारतूसों पर लगी चर्बी गाय और सुअर की है, तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर सीधा हमला था। उसे इस्तेमाल करने का मतलब धर्म भ्रष्ट करना। बिल्कुल, जैसा स्रोत में लिखा भी है, ये शायद वो आखिरी बूंद थी जिसने गुस्से का घड़ा छलका दिया। चारों तरफ एक आम भावना फैल रही थी कि भाई ये धरती अब और सहन नहीं करेगी। और इसी माहौल में वो पहली आवाज उठी जिसका जिक्र हर इतिहास की किताब में मिलता है, मंगल पांडे। हाँ, 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। स्रोत के मुताबिक सिपाही मंगल पांडे ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया।